नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल किस लिए पढ़ रहे हैं तो यूपी लेखपाल और यूपी लोअर पीसीएस एएसओ एजीटीए के लिए जो भी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित पेपर हो रहे हैं या होने वाले हैं उसके लिए लगातार हम यूपी स्पेशल का 60 नोट्स आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इस 60 नोट्स के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो यूपी का इतिहास है उसी पे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जैसे मेरी क्लास जो है ये 12वीं क्लास है या 12वीं पार्ट में आप देखेंगे क्रम वाइज आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। इसका एक 60 नोट्स बनाया जा रहा है और 60 नोट्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें डायग्राम के माध्यम से सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आप जब इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जा रही है। तो मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख और शिलालेख और उसके स्तंभ लेख कहाँ कहाँ है, इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार से इसको मटेरियल को टाइप किया गया है, और इसका एक एक चीज आप लोग नोट्स करते रहिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्त मित्र यार को सबको बताइएगा कि आप प्रयागराज शिक्षा चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको यहाँ जो 60 नोट्स मिल रहे हैं वो बहुत क्या है बेहतरीन तरीके से मिल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक जो है गुप्तकालीन है। आज देखते हैं गुप्तकालीन में क्या क्या हमको देखने को पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बात करूं तो गुप्तकालीन अध्ययन का संपूर्ण विवरण क्या क्या पढ़ना है इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो उससे चर्चा से पहले आप लोग फटाफट सभी लोग पेपर पेंसिल रबड़ सब लोग लेके जुड़ जाइए और उस पर मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। तो गुप्तकालीन के संपूर्ण विवरण की मैं बात करूंगा, क्रम से मैं बात करता हूँ चलूंगा। क्रम संख्या 1 में क्या कहा कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन काल में गुप्त की मैं बात करूंगा तो कुमार गुप्त के शासन काल में आप देखेंगे तो प्रथम अभिलेख एटा जिला से मिला है। इस पर संवत 96 की तिथि जो है अंकित किया गया था। संवत क्या है अंकित किया गया था। कुमार गुप्त का प्रथम गुप्तों की वंशावली का ज्ञात होता है यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा तो प्रयागराज में स्थित गढ़वा कुमार गुप्त के 2 शिलालेख मिले हैं, जो इस पे गुप्त संवत की तिथि 98 ईसा पूर्व का अंकित किया गया था। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से भी यहाँ पे मिला। तीसरा है मानकपुर प्रयागराज में जिले में स्थित यह बुद्धिमित्र द्वारा स्थापित निचले भाग में आपको उत्कीर्ण मंदिरों का कला एवं विकास देखने को यहाँ से मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ ये 4 नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुषाण वंश का उदय और कनिष्क की रणनीति, यूपी के प्रमुख नगरों का महत्व और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये गुप्तकालीन कुछ अध्ययन का कुछ साक्ष्य यहाँ से मिला था। अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग एक एक करके क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं कुषाण के बाद यूपी में क्या क्या स्थिति रही, तो कुषाण के बाद देखेंगे कि कुषाण के बाद यूपी की स्थिति में देखेंगे तो कुषाण के बाद गुप्त वंश आए। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम आए, जो इसका विस्तार कौशल से लेकर काशी तक किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध साम्राज्य का विस्तार जो है कौशल से काशी तक किया। ये पूर्वी यूपी में पड़ता है। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने 9 आर्यावर्त के राज्यों में से यूपी में स्थित 4 राज्यों को जीत लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। लगभग समूचा उत्तर प्रदेश या समूचा यूपी गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा। उसके बाद उसके गुप्तों के साथ उनका अच्छा संबंध था और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। किसने? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों का जो संबंध था गुप्तों के साथ क्या था, अच्छा था, और अपने वैवाहिक संबंध भी किए थे। अगर गुप्त का समापन हो जाता है, गुप्त समाप्त हो गए, तो उसके बाद आया नागवंश या नंदवंश या नागवंश। यह मथुरा तथा आसपास के क्षेत्रों में इनका क्या था, विस्तार हुआ था। नागवंश का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। ये चीजों को आप लोग लिख लीजिए और इसको क्या करें, 60 स्क्रीन ले लीजिए, ताकि आपको और बेनिफिट यहाँ से मिल सके, आपका तैयारी क्यों हो सके। अगर मैं अगले की मैं बात करूं, अगला मैं देखूंगा आप लोग बताऊंगा गुप्त वंश के बारे में कुछ चलेगी चर्चा है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। ये कब उनकी स्थापना हुई? तो 204 ईस्वी में नहीं, 204 ईसा पूर्व में हुआ, ईस्वी में हुआ। इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। इसके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच नाम था। और श्री गुप्त किसके अधीन थे? ये कुषाणों के अधीन हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया तथा काशी से कौशल तक
का विस्तार किसने किया था? ये गुप्त वंश चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो था इनके कंट्रोल में आता है। गुप्त वंश की जो अध्ययन करने का, गुप्त वंश का जो साक्ष्य हमको मिलता है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया था, इसको किसने लिखा था? हरिश्चंद्र के माध्यम से पता चलता है कि गुप्तों का विस्तार कहाँ कहाँ से हुआ है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चीनी यात्री ये फहीवान जो था, ये मथुरा के सभी लोग के अनुसार कि सभी लोग क्या थे? ये बौद्ध माने जाते हैं। कहा जाता है कि गुप्तों ने मूर्ति निर्माण की सारनाथ शैली का विकास हुआ। मंदिरों का निर्माण कला का विकास जो है पंचानन शैली में हुआ था। किसके समय हुआ था? गुप्तों के समय में हुआ था। गुप्त के समय में हुआ था। जो चीनी यात्री फहीयान था, इस गुप्त के नहीं, शायद ये हर्षवर्धन के समय में आया था। अभी इसको स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग भी देखकर, ठीक है? इसका आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। भाई अगले टॉपिक में मैं बात करता हूँ गुप्तकालीन मूर्तिकला और मथुरा और सारनाथ की प्रसिद्ध दिव्य विशेषताएं क्या थी। तो मथुरा काल में मथुरा की गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमाएं जो थी, ये शांत और गंभीर थी। चेहरे पर हल्का सा मंद मुस्कान थे। और सारनाथ में जो गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियां थी, ये कैसी थी? ये अत्यंत आकर्षण, बुद्धि और परामर्श का विराजमान, सिर पर अंकन और प्रभा मंडल था। ये दोनों मूर्ति जो थी, ये दोनों मूर्ति कला थी। अगर मैं बात करूंगा तो जो मथुरा मूर्ति कला में दिखाया गया था, उसमें गुप्तकालीन जो मूर्ति थी मथुरा कला में, उसमें गौतम बुद्ध को शांत एवं गंभीर बताया गया था। चेहरे पर हल्का सा मंद मुस्कान था। लेकिन वही सारनाथ की जो गुप्तकालीन मूर्ति बनाई गई थी, वो अत्यंत आकर्षक, बुद्धि परामर्श प्रावधान के विराजमान है और सिर पर अंकन और प्रभा मंडल उनके ऊपर क्या है। ये सारनाथ की मूर्तियों में दोनों मूर्ति कलाएं क्या थी? आपस में प्रसिद्ध मानी जाती है। ये जो था सारनाथ का जो था, ये धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में थे। गौतम बुद्ध की जो है धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में ऐसा दिखाया गया है। इसको भी क्या करिएगा आप लोग, नोट या 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गुप्तकालीन में मथुरा कला शैली में गौतम बुद्ध को किस स्थिति में दिखाया गया है और सारनाथ की स्थिति में किस स्थिति में दिखाया गया है। सारे चीज को आपको एक एक करके अच्छे से बताया गया है। दोनों मूर्ति कलाओं का निर्माण जो है इसमें हुआ है, इसमें दिखाया गया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। बार बार चीजों को रिपीट करना बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग सुनिए, पेपर पेन पेंसिल से लिख लीजिए, नहीं तो आपके स्क्रीन पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे देखते हैं क्या है कि गुप्तकालीन में कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्तकालीन में अगर मंदिरों की मैं बात करूं तो गुप्तकालीन में दो तरीके से दो मंदिरों का महत्वपूर्ण निर्माण देखने को मिलता है। पहला तो दशावतार मंदिर और दूसरा है भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर और दशावतार। दशावतार मंदिर को देवगढ़ या ललितपुर में देखा गया है। ये विष्णु जी के 10 अवतारों का मंदिर है। कहा जाता है कि गुप्तकालीन में दो मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर थे उसका निर्माण हुआ, जो एक दशावतार मंदिर, दूसरा भीतरगांव मंदिर। जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ ललितपुर में पड़ता है। यहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन किया गया, 10 अवतारों का मंदिर है। कहा गया कि ये जो मंदिर था, जो ये दशावतार मंदिर जो था, ये पंचायतन शैली में बना है। ये गुप्त काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, दशावतार मंदिर। अगर वही मैं बात करता हूँ दूसरी मंदिर का मैं बात करता हूँ, ये भीतरगांव का मंदिर, ये कानपुर में स्थित है। ये ईंटों से बने प्राचीन मंदिरों में से एक है। गुप्त काल में पूछता है गुप्त काल में किस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया था? आप कहेंगे कि भीतरगांव मंदिर का निर्माण जो है गुप्तों ने ईंटों से कराया गया था, ईंटों से बनाया था। तो ये दो चीजें आपको याद करिएगा। गुप्त काल में दो प्रसिद्ध मंदिरों का नाम आपको क्या है, याद रखना चाहिए। ये कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा है, इसको आप लोग जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ईंटों वाला जो मंदिर है ये जरूर पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी इतिहास रहा है गुप्तों का, मैं उसको एक एक करके क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, एक एक करके क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीजें समझ में अच्छी से आ रही है। चलिए अगले बात की मैं करता अगले टॉपिक में मैं बात करता हूँ। अगला टॉपिक की बात ये है कि जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि नागवंश का प्रमुख तत्व क्या था, नागवंश की स्थापना कैसे हुई, नागवंश कब आए, कहां से आए, तो तमाम चीजें मैं एक एक करके चर्चा करते हुए चला हूं। कहा जाता है कि जो नागवंश था ये गंगा घाटी में कुषाणों के सत्ता का अंत करने का श्रेय इन्हीं को जाता था। जो कुषाण वंश का अंत होता है वो किसने किया था, तो नागवंश ने किया था। ये कहा जाता है कि 3री शताब्दी में पुराणों के अनुसार मथुरा पर 9 नाग राजाओं ने शासन किया था। पुराणों में पता चलता है, पुराणों से पता चलता है कि मथुरा पर 9 नाग राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था। और नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नाग का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ था, जिनकी पुत्री कौन हुई,
प्रभावती गुप्ता हुई। कहा जाता है कि नागवंश जो है उपभाग परशाही के अनुसार उपभाग या उभाग परशाही के अनुसार समुद्रगुप्त के समकालीन यहाँ का राजा गणपतिनाथ था। और कहा जाता है कि जो गंगा की घाटी में जो कुषाण थे उनका हरा कर सत्ता स्थापित करने का काम जो किए थे ये नागवंश के लोगों ने किया। तो नागवंश की स्थापना हुई थी। तो नागवंश के जो प्रमुख तत्व है या तथ्य है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा और सारे एक एक चीज पे अच्छे से अपना कार्य कर लीजिएगा ताकि ये सारी चीज आपको गलती ना हो। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी हर क्लास आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगले में बात करता हूं कि गुप्त वंश का निर्माण, मंदिर का शार्ट नोट्स कैसे तैयार किया जाए, इस पर अगर मैं चर्चा करूं तो ये आपकी स्क्रीन पे क्या है, आ गया। आपकी स्क्रीन पे क्या हो गया, ये आ गया। इसको क्या करेंगे आप लोग, याद करेंगे कि गुप्त वंश की मैं बात करूं तो गुप्त वंश का स्थापना जो है ये कुषाणों के अवशेष पे हुआ, 240 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये श्रीगुप्त थे, इनका पुत्र घटोत्कच था। कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त साम्राज्य का विस्तार काशी से लेकर कौशल तक किया गया था। यहाँ प्रयाग प्रशस्ति के लिखने का काम कौन किए थे, ये हरिशेन ने किए थे। ये तमाम चीजें पिछली क्लास में हम बता दिए थे। चीनी यात्री फयान आया था और मथुरा के सभी लोगों के अनुसार बौद्ध धर्म को मानते। चीनी यात्री जो फयान कहता था, मथुरा के जो लोग थे ये बौद्ध धर्म को क्या है सबसे ज्यादा मानते थे। कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख करता है। कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति को जो लिखने का काम किए थे ये हरिशेन ने लिखा था। हरिशेन ने समुद्रगुप्त की हरिशेन जो थे समुद्रगुप्त के राज्य कवि थी और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्त का अच्छाइयों का उल्लेख किया था, उनके बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि 21वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराकर इस पे शासन किया जाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में लिखा गया था कि समुद्रगुप्त जो था आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराकर वहां पे शासन किया था। इनमें से 4 शासक जो थे, 4 राज्य जो थे यूपी के भी उन्होंने जीत लिया था। कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है कौशाम्बी में रुद्रदेव, बुलंदशहर में मित्तल और मथुरा में गणपति नाग और अछिल बरेली में क्या है अच्युत। ये चीजें कहाँ पे 4 आपको देखने को मिलते हैं प्रयाग। कहा कि चंबू शैली में गद और पद में लिखा। जो प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखन था ये किस शैली में था, आप कहेंगे शंभू शैली, चंपू थैली में। क्या चंपू, संपू नहीं चंपू, चंपू थैली में था। चंपू थैली नहीं शैली में था। तो जो पद्य और गद्य को मिलाकर उसको चंपू शैली कहते। प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखन था वो चंपू शैली में था। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज आप लोग क्या करें, एक एक करके और अच्छे से और बेहतर तरीके से याद करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। कुछ त्रुटियां होगी तो उसको सही करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख तथा शिलालेख स्तंभ जो है उस पर मैं बात करने चाह रहा हूँ। कह रहा है कि अभिलेख और शिलालेख, एक विल्सन का अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन का यह प्रथम अभिलेख एटा जिला में मिला है। इस पर गुप्त संवत के 96 तिथि अर्थात 415 ईसा पूर्व अंकित किया गया। इसका कुमार गुप्त का प्रथम गुप्तों से मिलता है। दूसरा है गढ़वा 2 शिलालेख। ये प्रयागराज के गढ़वा कुमार गुप्त के 2 शिलालेखों में से एक है। इस पर गुप्त संवत 98 यानी 417 ईसा पूर्व की ये चीजें मिली है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके याद करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।